जी जैसे हिमालय पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को नहीं बदला जा सकता है, जी समुद्र की धाराओं को नहीं बदला जा सकता है, गंगा की दिशा को नहीं बदला जा सकता है। जी। इसलिए पढ़ाई को कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता है। जी और जब तक किताब की सुगंध नहीं मिलेगा, कलम और चौक का मुलाकात नहीं होगा, जी तब तक पढ़ाई जो हमारी जो समझ है उसमें लगता है कि ज़्यादातर लोग सम्मान नहीं देते हैं। मैंने तो बोला कि मैं आपको देखकर इंकरेज हुआ, समाज आपको देख करके इंकरेज हो, जो आपके अंदर जज्बा है, जो आपके अंदर जोश है, जहाँ से दूरी तय करके आकर दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं पहुंचा पटना, और पटना में लोग कहते हैं कि तर्क और शक्ति दोनों में बहुत का अंतर होता है, लेकिन जब तक दोनों नहीं मिलेगा तो इंसान का मतलब ही इंसानियत से ख़त्म हो जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूं राहुल रीजनिंग, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, और हमारे बीच में है सर राहुल सर। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। थैंक यू सर, जो रीजनिंग की बात थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं कि रीजनिंग कभी कभी फंसा भी देता है कि यार इतने तर्क इतनी होती हैं, अगर रीजनिंग बड़ा भारी होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। इसके बारे में क्या है कि आसान हो जाए पढ़ने के लिए? सबसे पहले मैं आपके जोश एक्सप्रेस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आप तर्क शक्ति पर बोलने के लिए मेरा सिलेक्शन किया और हमसे कुछ राय लेना चाहते हैं। जी सबसे पहले आपका जो अपना स्वयं का जो जोश है जी और आपकी जो अवस्था बता रहा है, जी उसको देखकर मैं स्वयं इंकरेज हुआ, कारण कि आपका नाम और आपका चैनल दोनों मेल खाता है। इसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और जहाँ तक रीजनिंग का बात रही, जी तो रीजनिंग एक ऐसा विषय है जी जो रियल लाइफ में, जी खास करके अपने कैरियर के बारे में जी जब भी आवश्यकता होती है, महसूस होती है, जी तो रीजनिंग एक विषय के रूप में गिना जाता है, लिया जाता है। जी और रीजनिंग एक तरह से कहा जाए तो लाइफ बना हुआ है, खास करके कैरियर के वास्ते। जी वो बैंकिंग सेक्टर हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जी या एलआईसी हो, या सी सेट हो, जी या जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से करके जो जनरल कंपटीशन के साथ साथ तो टेक्निकल कंपटीशन में जाते हैं, जी सर। वहाँ भी रीजनिंग का एक टेस्ट होता है। जी सर। तो रीजनिंग एक पेचीदा विषय नहीं है, जितना लोग मानते हैं उतना ही पेचीदा विषय नहीं है। जी। ये एक सरल विषय है। जी आवश्यकता है उसको जानने का, पहचानने का, जी और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं कि जिसको लोग पेचीदा मानता है, जिसको लोग घुमावदार मानता है, जिसको लोग काफ़ी मुश्किल मानता है, उसको हम लोग इजी बना देते हैं। इसलिए मेरे विषय के सामने देखिएगा लिखा रहता है इजी रीजनिंग। अरे कभी भी तर्क शक्ति जैसे ही नाम आता है तो लगता है कि बड़ा कठिन होगा, ऐसा नहीं लगता है सर? ऐसा नहीं है, केवल बहस है और जी। पावर है। जी तो स्वाभाविक है कि जब तक किसी भी सेक्टर में जी आप पावर नहीं लगाएंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, तो सफलता नहीं मिल पाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं। तो रीजनिंग क्या करता है कि सभी विषयों के साथ पावर का एहसास कराता है। जी जब आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के क्रम में आप पावर लगाएं, शक्ति लगाएं, तो सफलता जल्दी मिलता है। जी। तो ये तर्क और शक्ति जो दोनों एक साथ मिला हुआ है कि बहस और शक्ति दोनों, वो इसलिए मिला है कि आप अपने कार्य के लिए अपना पूरा एनर्जी लगाएं, पूरा जोश लगाएं, और इसी का परिणाम है कि यह तर्क शक्ति के रूप में जाना जाता है और विषय के रूप में गिना जाता है। बच्चे कभी कभी हताश हो जाता है, निराश हो जाते हैं कि सभी विषय हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब रीजनिंग की बात आती है तो मन में उमड़ घुमड़ टिक्का टिप्पणी चालू हो जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा ना हो कि ये विषय मुझे पटक दे, मैं कभी हासिल ना कर पाऊँ, जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त ना कर पाऊँ। हताश हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अन्य जितने विषय हैं, जी सर, जो मैथ है, जी इंग्लिश हैं, जी जीएस हैं, जी उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मुलाकात होता है। जी वह 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक जी उनका कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है, कहीं ना कहीं टच रहता है। जी रीजनिंग एक नया विषय है, अच्छा, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मुलाकात नहीं होता है। जी न स्कूल्स में होते हैं, ना हाई स्कूल में होते हैं, ना कॉलेज में होते हैं। जी लेकिन अटेंडेमली जब यह कैरियर के सिलेक्शन में आते हैं, बैंक में आते हैं, एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, जी सर, तो उनको एक नया विषय के रूप में मिलता है, जो जिससे बच्चे जानते ही नहीं है कि यह भी एक विषय होता है। हाँ जैसे मैथ वो पढ़ कर आते हैं, इंग्लिश वो पढ़ कर आते हैं, जीएस वो पढ़ कर आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ कर आते हैं।
लेकिन वो रीजनिंग पढ़ कर नहीं आते हैं। तो नया विषय अटेंडेमली मुलाकात होने के कारण उनको लगता है कि हमसे ही हो नहीं पाएगा। लेकिन जो ही वो पटना आते हैं या अन्य शहर में जाते हैं, शिक्षक से मुलाकात करते हैं, इस विषय के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए आसान बन जाता है, सरल बन जाता है और उनकी मन की जितनी पेचीदगी है उसको दूर कर दिया जाता है। और इसी के लिए हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं कि उनकी पेचीदगी को दूर कर दिया जाए। सही कहा सर। कहीं ना कहीं सच्चाई है, सर ने कहा जो मुलाकात वाकई नहीं होता है। अगर ये चीज़ फर्स्ट से होता तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है। लेकिन ये मेरे कैरियर, लोग कहते हैं कि अब मेरा कैरियर स्टार्ट है। जैसे अगर देखा जाए तो हाई स्कूल और इंटर के बाद एक जैसे जंक्शन बन जाता है। किसी जंक्शन पे आप जाते हैं तो वहाँ से तमाम जगहों पे गाड़ियाँ जाने के लिए मिल जाती हैं। इसी तरह इंटर के बाद एक जंक्शन होता है और वहीं से रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। इंटर के बाद अगर देखा जाए तो रीजनिंग स्टार्ट हो, आप BA के हैं कि BCom के हैं कि BSc के, नहीं मतलब रखता है, लेकिन इंटर के बाद रीजनिंग चालू हो जाता है। अगर देखा जाए सर तो इसको लोग विषय के रूप में न देते हैं। इसका वजह क्या है कि विषय में नहीं आता है और बाद में इसको करियर में ही लाया जाता है? अगर पहले से लाया जाता तो आज ये तर्क शक्ति जो लिखा जाता है शायद ना लिखा जाता। देखिए ये भी तो हो सकता है। देखिए है क्या जी, इसको विषय के रूप में नहीं लिया गया है, इसको विषय की संज्ञा दी गई है। अच्छा, ऐसा इसलिए किया गया है कि आपने सारे विषय को पढ़ा, इंक्लूडिंग सारे विषय, उसमें इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उन सभी विषय को पढ़ने के बाद आपके अंदर का जो अपना एनर्जी है, जो आपने जो कल्चर सीखा है, आपने जो वे सीखा है, आपने जो एक्टिंग सीखा है, आपने जो सोशल एक्टिंग सीखा है, उस सारे सीख के बाद उसको कैसे आप एक्ट करना जानते हैं, उसी एक्ट का नाम है रीजनिंग। तो उस एक्ट का नाम रीजनिंग है, उसको कभी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये फीलिंग्स है। तो इस फीलिंग्स को कैसे हम अनुभव करें, कैसे यूज करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो इसके लिए माइंड का परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो परीक्षाएं होती है, जो कैरियर के लिए चुने जाते हैं, इसीलिए खास करके उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके एहसास के लिए, उनके यूज के लिए इस विषय को लाया गया है कि आप रियल लाइफ में, कैरियर के लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में आपने जो एजुकेशन को सीखा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला इसका नाम है तर्क शक्ति, बहस। तर्क मतलब बहस, शक्ति मतलब पावर। तो बहस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के साथ लड़ाई कर दिए। बहस का मतलब होता है शरीर के अंदर के एनर्जी के द्वारा अपनी बात का इम्प्लीमेंट करवाना, उसको यूज करवाना। तो शरीर के अंदर के एनर्जी के द्वारा इम्प्लीमेंट कराना, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे समस्याएं आई है उस समस्या को कैसे एक्ट करें, कैसे निकालें। तो इसीलिए इसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में नहीं ला करके इसको रियल लाइफ में लाया जाता है। इसलिए इसको रियल गोल भी कहा जाता है, इसको वास्तविक लक्ष्य भी कहा जाता है, और इसलिए इसका नाम दिया गया है शक्ति, तर्क शक्ति। चलिए, आज मैं आप रहा राहुल सर के साथ। राहुल सर, मैं बहुत आपका नाम सुना था, चला भी आया, आपसे मिलने की ख्वाहिश। कभी कभी लोग यहाँ के, मैं पत्रकार, यूट्यूबर कभी कभी कहते हैं कि ये लोग मिलते नहीं हैं। जैसे मैं कभी इंटरव्यू करने जाऊँ या फिर, हालांकि आप लोग नाम के और पहचान के मोहताज नहीं है, मैं देखा, और हर जगह मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम आ ही जाता है। तो ऐसा क्या शिक्षक एक सेलिब्रिटी होता है इसलिए नहीं मिलता, या फिर शिक्षक शिक्षक ही होता है? देखिए, जो लोग मन में बैठा लेते हैं कि शिक्षक लोग नहीं मिलते हैं, शायद शिक्षक से मिलते ही नहीं हैं। जैसे कि आपने आया जी, और आप हमसे मिले जी, तो मैं आपसे तुरंत कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं जी। तो प्रत्येक शिक्षक शिक्षक ही है, वो सेलिब्रिटी नहीं है। क्योंकि शिक्षक जब शब्द लग गया है तो वह सिर्फ स्टूडेंट के लिए बने हैं, और सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो शिक्षक होते हैं, सेलिब्रिटी अपने आप को हीरो समझते हैं। हीरो तो पैदा आप करते हैं सर, यही भी तो होता है। देखिए, इसमें एक शब्द मैं बताऊंगा जी सर, कि टीचर टी से शुरू होता है और स्टूडेंट टी से अंत होता है जी। तो जो इंसान जो अपना शुरुआत किया है तो अपने टोटल एनर्जी, अपने टोटल नॉलेज को किसी दूसरे स्टूडेंट में प्रवाहित कर अपने लायक बनाता है जी। तो जब बनाता है तो वह या तो रियल हीरो है जी, समझ लिया जाए जी सर, जी या उसको सेलिब्रिटी समझ लिया जाए, या मार्गदर्शक समझ लिया जाए, उस समझने वाले का समझ है जी। लेकिन मेरे विचार से
शिक्षक शिक्षक होते हैं, शिक्षक शालीन होते जी। हैं, शिक्षक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं जी। और शिक्षक के किसी भी स्टूडेंट के लिए जी। उनका खुला दरवाज़ा होता है। हाँ। तो वो स्टूडेंट किसी भी रूप में आ सकता जी। है, वो बच्चा हो, एडल्ट हो, बुजुर्ग हो, अगर शिक्षक के पास आए हैं तो उनसे मिलना उनकी जिम्मेवारी है और उनका काम करना भी जिम्मेवारी है। तो शिक्षक को लोग सेलिब्रिटी मान लेते हैं, जी। अगर शिक्षक अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं हाँ। तो शिक्षक नहीं हो सकते हैं मेरे विचार से। थैंक यू सर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक, आजकल मैं देखा हूँ, पहले शिक्षक जो थे गुरु हुआ करते थे सर, ऐसे ही घने जंगलों में भी चल देते थे, कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन आज के शिक्षक को एक गार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, एक पुलिस की ज़रूरत, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों, किस बात का डर है सर कि इस तरह का मतलब हो रहा है? देखिए, पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, इससे तो हम सहमत नहीं है जी। लेकिन एक लाइन जोड़ना चाहेंगे जी सर। कि द्रोणाचार्य भी एक शिक्षक थे जी। और वह भी अपने साथ धनुष और बाण रखते थे। तो पौराणिक कथाएं हैं, जितने भी लोग अच्छे शिक्षक बने हैं जी। तो अपनी रक्षा के लिए, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने वाला है, जी। तो जब वो अपनी एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जी। तो स्वाभाविक है कि ऊंची पर्वतों पर हर तरह की लहरें और तूफान आती हैं। जी सर। तो उसको सामना करने के लिए अगर किसी भी प्रकार से, अगर सुरक्षात्मक दृष्टि से वो अगर कुछ अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन मेरे विचार से शिक्षक को इसे खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चों से इतना प्यार मिलता है, इतना लगाव मिलता है कि इसकी खास हमको खास नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ना चाहिए। क्योंकि शिक्षक तो खुला दिल है, खुला आश्रम है, जी सर, जी खुला अपमान है, खुला सम्मान है। तो इसके लिए शिक्षक को बहुत ज़्यादा शस्त्र की हमारे विचार से ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतने ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि अपने आप को संभालने के लिए रखते हैं, तो ये उनकी सोच हो सकती है, हम उससे खास समझ नहीं रखते। स्टूडेंट भी डर जाते हैं। कभी कभी मैं देखा हूँ, कई टीचरों के साथ मेरा सामना हुआ है, तो वहाँ के स्टूडेंट जब हमसे मिला तो कहा कि सर आप मिल लेते, लेकिन हमको तो डर इस बात का लगता है कि सर सिक्योरिटी लेके चलते हैं। अब बोलने से उनसे, अब अगर देखा जाए तो जब तक शिक्षक का और स्टूडेंट का आँख से आँख ना मिले सर, क्या वो पढ़ पाएगा कभी? ऐसा तो मैं नहीं सुना हूँ। अगर ऐसा वो सुने हैं, अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल है, बच्चे कैसे जाते होंगे जी। क्योंकि हम लोग तो अपने टीचिंग क्वालिटी में देखते हैं जी। कि जब जाते हैं तो सबसे अंतिम बेंच पर जो बच्चा बैठा रहता है, मैं उससे जाकर के मुलाकात करता हूँ, उसके कॉपी को देखते रहता हूँ। हद तो तब हो जाती है कि जब मैं गेट पर खड़ा रहता हूं, जब बच्चे एंट्री करते हैं तो एक एक बच्चे को मैं मुस्कुराहट देखता हूं, क्योंकि शिक्षक तो बच्चों की चेहरा को देखकर पढ़ाते हैं जी। और बच्चों की चेहरा को अगर नहीं देखा जाए, उसकी मुस्कुराहट को नहीं पहचाना जाए तो बच्चे की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो मैं इससे काफ़ी मतलब अलग रखता हूं कि जो शिक्षक बच्चों के साथ नहीं मिलते हैं तो अपने आप को शिक्षक कैसे कर सकते हैं। शिक्षक तो बच्चों के लिए ही बने हैं, तो इसलिए बच्चों के साथ उनका लगाव होना चाहिए, उनकी काफ़ी मतलब मुस्कुराहट होनी चाहिए और बच्चों के लिए ही वो बने हैं, तो बच्चों से वो अलग कैसे रह सकते हैं। और मैं तो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, उनकी हर समस्या के साथ रहता हूँ, हर समाधान के साथ रहता हूँ और बच्चों की मुस्कुराहट में रहने की कोशिश करता हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, डिजिटल युग हो गया है डिजिटल का, अब हम सवाल करते हैं कि डिजिटल जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में किस में आप ज़्यादा फोकस करते हैं? स्वाभाविक है कि ऑफलाइन में फोकस करूंगा। क्यों सर? ऑनलाइन लोग कहते हैं कि आपके सरकार माननीय मोदी जी भी कह रहे हैं कि मेरा भारत डिजिटल युग बन गया है। क्या लगता है सर कि डिजिटल युग में, अभी कोरोना काल में 2 साल से स्कूल भी बंद था, आप लोग भी बंद थे, नहीं पढ़ाते थे, उसमें आ गया था डिजिटल। आप भी जानते हैं सबके पास ना मोबाइल है, ना सबके पास कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है, लेकिन इसमें डिजिटल जो शब्द आ गया है सर, तो क्या लगता है कि आप जो सामने बैठ के पढ़ा देते हैं, ऑफलाइन पढ़ा पाते, क्या वो चीज़ें ऑनलाइन आप दे पाते हैं? देखिए, आधुनिकता को स्वीकार तो करना चाहिए, जब दुनिया बदलती है तो उसके अनुसार लोग बदलते हैं जी। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे हिमालय पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को नहीं बदला जा सकता है, समुद्र की धाराओं को नहीं बदला जा सकता है, गंगा की दिशा को नहीं बदला जा सकता है। इसलिए पढ़ाई को कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता है। और जब तक किताब की सुगंध नहीं मिलेगा, कलम और चौक का मुलाकात नहीं होगा, तब तक पढ़ाई कैसे हो सकता है। अब कोई छोटे बच्चे हैं जो डिजिटल से पढ़ रहे हैं, उनके आंख पर असर पड़ते हैं, टीचर की मुस्कुराहट से काफ़ी दूर हो जाते हैं, टीचर खुल नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चा जब सामने होता है तो उनकी चेहरा को देखकर टीचर खुलते हैं और जैसे जैसे टीचर खुलते हैं वैसे वैसे उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती चली जाती है। बच्चा की कौन सी समस्या है, जितना सामने से टच होगा उतना दूर से टच नहीं हो सकता है।
एक लिख कर समस्या को देना और एक सामने बोलकर समस्या को देना और उसका समाधान बता देना, दोनों में अंतर होता है। तो ऑनलाइन को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। ऑनलाइन एक तात्कालिक समस्या का समाधान है, पूर्णकालिक समस्या का समाधान नहीं है, खास करके टीचिंग के वास्ते, पढ़ाई के वास्ते। अन्य सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में वो काम हो सकता है। लेकिन जैसे वर्क फ्रॉम होम एक आया है टर्म, वो इसलिए आया है क्योंकि वो अभी समस्या है। लेकिन जब ही मार्केट खुल जाएंगे, पूरा लोगों का मन से डर कोरोना का हट जाएगा, तो काम करने वाले और काम कराने वाले भी सभी को अपने पास बुला करके कोशिश करेंगे कि आ करके काम करें। और आजकल देख भी रहे हैं कि लोग वर्क फ्रॉम होम को हटा रहे हैं, क्योंकि जितना डिजिटल का शोषण होना था इस कोरोना काल में लोग करके देख लिया, और उससे उत्पादन पर भी असर पड़ता है, उत्पादक पर भी असर पड़ता है और उपभोक्ता पर भी असर पड़ता है। लेकिन आधुनिकता को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन टीचिंग लाइन में पूर्ण ऑनलाइन होना मेरे समझ से नहीं होता। सही कहा सर आपने। ऐसे ही तर्क वितर्क, वाकई आप में तर्क वितर्क है सर। लोग इस पे एकदम मान लेते कि मेरा वसूल है कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा। जिस जमाने के हिसाब से मैं बदल रहा हूं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा सर। लास्ट सवाल करना चाहूँगा, हमारे जैसे लोग भी इस धरती पे, और हम भी एक समाज के अंग है, और आपने जो एक सम्मान दिया है, मैं सदा आपका ऋणी हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग को इसी समाज में कुचल भी दिया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरे विचार से पूरे समाज में हर तरह के लोग हैं जी। कुछ सम्मान देने वाले भी लोग हैं, कुछ अपमान करने वाले भी लोग जी। लेकिन हमारी जो समझ है उसमें लगता है कि ज़्यादातर लोग सम्मान नहीं देते हैं। मैंने तो बोला कि मैं आपको देखकर इंकरेज हुआ, समाज आपको देख करके इंकरेज हो। जो आपके अंदर जज्बा है, जो आपके अंदर जोश है, जहाँ से दूरी तय करके आ करके हम जैसे छोटे लोग टीचर मान करके और उनको इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, ये आपकी सामाजिकता, ये आपकी खासियत है। तो जो लोग नासमझ है, आप लोग जैसे लोगों को नहीं समझते हैं, और समाज में हर तबके के लोग को बहुत अहम समझना चाहिए। हर किसी की अपनी अलग अलग भूमिका है, और उस भूमिका को जो लोग समझ जाएंगे उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भगवान ने जब किसी को भेजा है धरती पर, तो कोई ना कोई गुण देकर भेजा है। उस गुण को पहचानने की जरूरत है, न कि उसके अवगुण के पीछे पड़े रहने की जरूरत है। इसलिए आप लोग तो समाज के लिए एक मार्ग प्रदर्शक है, आप तो समाज के लिए एक प्रेरणा है। और आप जैसे लोग अगर समाज में नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर हम जैसे लोग, जिसको आप यूट्यूब चैनल पर ला करके एक जोश एक्सप्रेस के वास्ते एक भूमिका अदा करवा रहे हैं, कहाँ से हो पाता? आप लोग से प्रेरणा लेकर के, आप जैसे सारे लोगों से हमको प्रेरणा मिलता है, और अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलता होगा। इसलिए समाज के उन लोगों को देखना है कि जो लोग इज्जतदार होते हैं, सम्मानित होते हैं, सम्मान देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग एक्सेप्शनल केस होते हैं, इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, आपने जो कीमती समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगा सर, थैंक यू।